जब भी आप किसी साइकोलॉजिकल क्लाइंट से डील करेंगे, कोशिश करें कि फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन हो। वो आम मरीज़ की तरह आपके यहाँ ना बैठा हो। जैसे अक्सर मरीज़ यहाँ बैठते हैं ना, पल्स रेट चेक कर रहे होते हैं। हम साइकोलॉजिकल पेशेंट को टच नहीं करते, क्लाइंट्स को टच नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये जो क्लाइंट्स होते हैं ये इमोशनली डिप्राइव्ड होते हैं। उन्हें लोग इमोशनली एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे होते। मतलब उनके जज्बात को, एहसासात को वैल्यू ना देने की वजह से वो जो आपका थोड़ा सा टच उनको फ़ील करा सकता है कि मेरा दुनिया में कोई है। अब सुनने में ये अच्छी बात लग रही होगी, मेरा दुनिया अच्छी बात है, वो फ़ील कर रहा है मेरा दुनिया में कोई है, पर वो दुनिया में कोई है फिर वो आपका नंबर लेगा। फिर जब वो घर जाएगा, उसको कोई मसला होगा तो आपको फ़ोन करेगा। तो ये टच जो है ना, ये बहुत कीमती चीज़ है। जैसे आप सोचें, जब हमारा कोई दोस्त अहबाब होता है और वो किसी दुख और तकलीफ़ में होता है तो हम क्या करते हैं? उसको हग करते हैं, उसकी शोल्डर पे हाथ रखते हैं, है ना, और उसको जो है दिलासा देने के लिए उसको उसके सर पे हाथ रख देते हैं। ये क्या होता है? उसको एहसास दिलाना ना कि मैं हूँ, तो फील करेगा अच्छा मुझे मुश्किल आएगी तो ये शख्स है। अब यही सिमिलर अगर आप अपने क्लाइंट के साथ करेंगे तो उसके लिए तो कोई है ही नहीं, आप ही हो गए वाहिद। तो वो घर जाएगा, उसको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होंगी तो वो आपको फ़ोन करेगा कि ये बंदा जो है ना, आप फ़ोन नहीं उठा पाए घर में, तो फिर आपका और उसका रिलेशन कॉम्प्रोमाइज़ होगा। हमें क्लाइंट को कोशिश होती है कि वो ख़ुद अपनी ज़िंदगी को मैनेज कर सके। अपना डिपेंडेंट बनाना नहीं होता है फोकस। आप अपना डिपेंडेंट बना के कुछ हासिल नहीं कर सकते, है ना। कभी उसे फॉल्स रीअश्योरेंस नहीं देते कि सब सही हो जाएगा, तुम ठीक हो जाओगे, मैं सब सही कर दूँगी। इस तरह की बातें नहीं की जाती। आपका रिलेशनशिप मैचुअल अंडरस्टैंडिंग पे ज़रूर चलेगा, पर रीअश्योरेंस पे कभी भी नहीं चल सकता। चलिए, जैसे मैं बात कर रही थी कि सेटिंग्स, फ़ेस टू फेस सेटिंग होगी। कोशिश करते हैं कि चाहे आप मेडिकेशंस दे रहे हैं, कमरे में डिस्ट्रैक्शंस ना हो, जैसे हमारे कमरों में होती भी नहीं है। सबसे पहली डिस्ट्रैक्शन जो साइकोलॉजिकल क्लाइंट फील करता होती है, वो क्लॉक। जहाँ वो बैठा हुआ है उसके सामने क्लॉक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो सोचता है कि मेरी जब कोई भी मरीज़ आ रहा है ना, वो तो अपने सिम्टम बताएगा, खांसी हो रही है, नज़ला हो रहा है, तो बस इसके 4-5 सिम्टम बताया, आप दवाई दे देंगे। आपको साइकोलॉजिकल क्लाइंट से चीज़ें डिग आउट करनी पड़ती हैं। वो आपको कह रहे हैं मुझे डिप्रेशन हो रहा है, तो आपने कतई नहीं समझ लेना इसे डिप्रेशन ही है। आपने उससे सवाल करना है, आप इस डिप्रेशन को मेरे साथ बयान कर सकते हैं मेरे से? जब वो बयान करेगा तो आपको पता चलेगा ये डिप्रेशन नहीं है, ये शायद एंजाइटी है, शायद ये सोशल एंजाइटी है, शायद ये ओसीडी है, क्योंकि उसने कहीं अपना सिम्टम ज़रूर सर्च किया होगा गूगल पे। जैसे एक छोटा सा वाक़या सुनाती हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आए और उन्होंने मुझसे कहा, ACCA थे, उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे ऑटिज़म है और मैंने नेट पे पढ़ा है मुझे ऑटिज़म है। ऑटिज़म समझते हैं आप लोग? छोटे बच्चों की साइकोलॉजिकल न्यूरो डेवलपमेंटल डिजीज़ होती है, जिसमें बच्चे आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करते और सोशल क्यूज़ नहीं दे सकते। मतलब वो लोगों से घुल मिल नहीं पाते, अपनी दुनिया होती है उसी में खेलते हैं। कुछ सिम्टम्स हैं उसके, कुछ रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं। मतलब एक ही ब्लॉक से खेल रहे हैं तो पूरा पूरा दिन ब्लॉक ही चाहिए, चाहे वो टूट जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल। इसके अलावा भी कुछ सिम्टम्स होते हैं। सो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ऑटिस्टिक हूँ। अब ये है न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम, कुछ दिमाग के स्ट्रक्चर होता है न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम, जिसमें आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर में कुछ जो है वो समझ लें स्ट्रक्चर में चेंजेस हैं, जिसकी वजह से आपको बिहेवियरल इश्यूज़ आते हैं, राइट। अब उसने मुझे ये बोला तो मैंने कहा आप अपनी जो ऑटिज़म है उसको डिफ़ाइन कीजिए मेरे पास। तो जब उसने मुझे डिफ़ाइन किया तो मुझे पता चला कि उसको ऑटिज़म नहीं है, उसे अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सबसे पहली बात, आपको सारे डिसऑर्डर्स पता होने चाहिए। सबसे बड़ी बात, सारे डिसऑर्डर्स कहाँ से पता चलते हैं? DSM एक हमारी समझ लें काइंड ऑफ जैसे एक बाइबल होती है ना, तो हमारे साइकोलॉजिस्ट के लिए एक वो बाइबल है किसी को डायग्नोस करने की। उसमें तमाम जितने भी डिसऑर्डर्स हैं आपको पता होने चाहिए। अगर वो नहीं पता तो आप एटलीस्ट सिम्टम्स को जब रेंज करेंगे तो सिम्टम्स आपको कम से कम पता होने चाहिए। वैसे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप एक बार DSM ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि अब नफ्सियाती अमराज जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, बहुत बढ़ चुके हैं। ड्यूरिंग कोविड ही 30% जो है नफ्सियाती अमराज जो हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं।
OCD, एंजाइटी और डिप्रेशन सबसे ज़्यादा, ये 3 चीज़ें बहुत इंक्रीज़ हुई हैं। इवन लोगों को हेलुसिनेशंस, शिज़ोफ्रेनिक टेंडेंसीज़ भी इंक्रीज़ हुई हैं। तो इस वजह से आप नोटिस करेंगे कि नफ्सियाती अमराज के साथ भी लोग आपके पास आएंगे। सो आपने वो DSM पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि प्रॉपर डायग्नोसिस क्या है। अब डायग्नोसिस होने का मकसद ये होता है, ये नहीं है कि मैंने लेबल लगा दिया, अब मैं बात कर रही हूँ कि लेबल नहीं करना, अब मैं उसे डायग्नोस कर रही हूँ। तो मुझे डायग्नोसिस करके उसको ये नहीं बताना भाई तुम्हें तो जो है ना वो अवॉइडेंट पर्सनैलिटी है, तुम्हारी तो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी है। ये जो मैं अल्फाज ले रही हूँ ये आप ज़रूर पढ़िएगा, टाइम की कमी होने की वजह से मैं बता नहीं पाऊँ। अब ये मकसद नहीं है। डायग्नोसिस का मतलब है आप उसे सही दवा दे सकें, सिर्फ ये मकसद है। क्योंकि अगर वो बोलता है डर है मुझे, तो वो OCD का डर भी हो सकता है, वो एंजाइटी का डर भी हो सकता है, या हो सकता है वो डेथ फोबिया हो, या हो सकता है कि उसे हेलुसिनेशंस का डर हो। तो इस वजह से आपको डर स्पेसिफाई करना ज़रूरी है कि मैं इसे एंटी साइकोटिक्स दूँ, एंटी डिप्रेशन दूँ या एंटी एंजाइटी दूँ। इस वजह से आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, अब आते हैं सेल्फ पे। जब मैं एक क्लाइंट से डील कर रही हूँ तो मुझे कैसा दिखना चाहिए? हर वक्त मुस्कुराना नहीं है क्लाइंट को देख के, क्योंकि वो हो सकता है कि 60% क्लाइंट्स थोड़े से सस्पिशियस हो सकते हैं, मिसट्रस्ट तो हो ही सकता है। तो क्योंकि किसी ने उस पर ट्रस्ट नहीं किया तो उसको भी किसी पे ट्रस्ट नहीं होगा। तो अगर आप स्माइल ले रहे होते हैं हर वक्त तो वो समझ सकता है कि शायद आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। सेंसिटिव होते हैं क्लाइंट्स, तो आप हर वक्त नहीं मुस्कुराएंगे। जहाँ वो अच्छी बात करता है बी जेन्युइन, वहाँ पे आपने हंस भी दिया, कोई मजाक की बात हो गई, या आपने कोई जोक क्रैक करना है तो बहुत ध्यान से सोच समझ के करना है। आप जोक्स क्रैक नहीं करते। आप हो सकता है कोई सिंपल सी बात कह रहे हो, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं है तो उसे वो जोक समझ नहीं आएगा। जार्गन्स यूज़ नहीं करते। जार्गन्स का मतलब होता है वो अल्फाज जो मुझे लगता है कि आम इंसान को समझ नहीं आएंगे या जिनके डुअल मीनिंग्स हों, वो अल्फाज हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि उससे वो मिसलीड हो सकता है। राइट, वो समझेगा कि मैं शायद पता नहीं क्या कहना चाह रही थी, ये तो नहीं कह रही थी मेरे बारे में, जो कि गलत भी हो सकता है। तो जार्गन्स का इस्तेमाल नहीं करते। अपनी ड्रेसिंग में चूड़ियाँ नहीं पहनते। चूड़ियाँ डिस्ट्रैक्ट करती हैं क्लाइंट को, और वो सोचता है, वो आपको कंपेयर, क्योंकि वो अपने आप को आपसे कंपेयर भी कर रहा होगा। वो सोच रहा होगा ये इंसान जो है ना, ये तो इतना, मैं शायद हाइजीनिक नहीं हूँ, इतना ज़्यादा हाइजीनिक होने में मसला नहीं है, बहुत ज़्यादा, जैसे हम एक होता है ना एक हर चीज़ का जो है डिकोरम बनाते हैं, हम ज़्यादा फैंसी चीज़ें नहीं पहनते। जैसे मेरे क्लाइंट्स आते हैं, अगर मैंने एक बहुत फैंसी सा ब्रेसलेट पहना हुआ है तो मैं कोशिश करती हूँ जिसमें से बार बार टच होगा तो आवाज़ आएगी, तो मैं उसको उतार के पहले ही साइड पे रख देती हूँ। तो आप एक सिंपल सी ड्रेसिंग करते हैं, चाहे जैसे आपको फीजिबल हो। गोटे किनारी वाले कपड़े नहीं पहनते जब आपको पता हो कि आपके पास कोई जो है साइकोलॉजिकल इलनेस के साथ कोई भी मरीज़ या फिर क्लाइंट आने वाला है। क्यों नहीं पहनते? क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट होगा। उसने सिर्फ सिम्टम्स नहीं बताना है, उसने आपको अपनी ज़िंदगी बतानी है कि वो कहाँ से शुरू हुआ, कैसे डेवलप हुआ, मैं क्या महसूस करता हूँ। तो वो डिस्ट्रैक्शन जितनी भी होती है ना, वो डिस्ट्रैक्टेड फील करता है। ये सुनने में शायद बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं, पर ये आम किसी भी डॉक्टर को फॉलो करनी चाहिए। और जब हम करते हैं तो सामने वाला, जैसे होता है ना, हमें वो लोग अपने से लगते हैं जो बहुत सादा से हों। जो लोग बहुत ज़्यादा, अगर मैं आ रही हूँ, कभी देखा किसी डॉक्टर को हॉस्पिटल में जाते हुए कोट पहन के जाना? कोई डॉक्टर कोट पहन के जाता है? वो जो जैसे अभी डॉक्टर सऊद ने पहना, अभी तो सेमिनार है, अप्रोप्रिएट है, ऐसा कोट पहने हुए किसी डॉक्टर को देखा? क्यों नहीं पहनते? ये फॉर्मल ड्रेसिंग है बहुत ज़्यादा। ये आपको शो करती है कि बंदा इस वक्त किसी पोजीशन में है। आपको रेजिस्टेंस पैदा करेगी, क्योंकि सामने वाला समझेगा ये मेरे से ऊपर है। आपने ऊपर फील नहीं कराना, आपने कराना हम साथ हैं, मैचुअल। बहुत पुरानी एक थेरेपी होती थी साइकोडायनेमिक, साइको एनालिटिक, उसमें ऐसा होता था कि हम एज अ टीचर काम कर रहे होते थे। अब नहीं करते। चाहे आप मेडिकेशंस के तौर पे बात करें या थेरेपीज़ के, हम उसको फील कराते हैं, आई एम अंडरस्टैंडिंग, आई एम लिसनिंग टू यू। तो पहला की पॉइंट है आपने लिसनिंग स्किल्स सही करना। आप मुझे ये मत बताएं, आप वो बताएं, ऐसे नहीं। अगर वो कह रहा है कोई बात, उसको सुने। हाँ, अगर वो एक ही बात रिपीट कर रहा है तो आप उसको चुप कराने से पहले थोड़ी सी रीफ्रेजिंग करें।
मैं समझ रही हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं, राइट। फिर उसको आप अपने नज़रिए से जो आपने सवाल करना उसको पुट कर दें। टोकते नहीं हैं, रोकते नहीं हैं। रोकने का तरीका है वो हम अपनाते हैं, मतलब उसकी बात को रीफ्रेज़ करके अपनी बात जोड़ दें। तो ये रीफ्रेजिंग एक टेक्निक है जो हम इस्तेमाल करते हैं। आपने नॉर्मली जब किसी भी क्लाइंट से गुफ्तगू करनी है तो बहुत काम और पेशेंस के साथ करनी है, तेज़ी में नहीं करनी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम अपने किसी बड़े से कर रहे होते हैं ना, जो अथॉरिटी में होता है, हम इसकी इज़्ज़त का ख्याल रखते हैं कि, और अपनी भी रखते हैं ना, वो तो हमें थोड़ा डर भी होता है कि टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, थोड़ी डांट पड़ जाएगी। तो पर यहाँ पे हमने करना है, हम उसे एहतराम दे रहे हैं, जो कि हर इंसान का वैसे तो हक़ है, किसी स्पेसिफिक क्लाइंट का नहीं। तो ये एहतरामन के तौर पे आपने काम और पेशेंस, अगर आप नहीं होंगे तो वो भी नहीं होगा, वो भी इम्पल्सिविटी, या फिर अगर इम्पेशेंस का शिकार है, एग्रेशन का शिकार है और आप भी तेज़ी में हैं, तो फिर आप उनको नहीं सुन पाएंगे, वो आपको नहीं सुना पाएगा। तो कामनेस आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा होना चाहिए। इसके साथ साथ रिस्पेक्ट तो सबकी है, सबकी बनती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है हमारा क्लाइंट हमारी, उसके राइट्स को पूरा करना। राइट्स का मतलब क्या है? अगर वो मेरा क्लाइंट अगर मुझे ये बोलता है कि मुझे जो है ना होमोसेक्सुअलिटी का मसला है, और अगर वो ये कह रहा है तो इसका मतलब उसको कंसर्न है तो आया है ना। जिसको कंसर्न नहीं होगा आपके पास क्यों आएगा? अब वो आपका होमोसेक्सुअलिटी से ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, इससे आपको मसला क्या हो रहा है? एंजाइटी हो रही है, गिल्ट हो रहा है, या फिर पर्सनालिटी इम्पैक्ट हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली आपने दवा दी है। पर आपने ये नहीं सोचना हाँ ये क्या, इसको तो मैं नहीं देख सकती। या अगर वो कहता है कि मैं जो है इनएप्रोप्रिएट सेक्सुअल रिलेशनशिप में इंडल्ज हूँ, या वो कोई ऐसी बात बताता है कि मैं चोर हूँ, तब भी आपने उसे एक्सेप्टेंस देनी है। अगर वो आपको आके कह रहा है कि मैं ये हूँ, इसका मतलब है वो चेंज होना चाहता है, तो आपने उसे उसके ही एप्रोप्रिएट जो भी बिहेवियर कंट्रोल के लिए दवा है वो देनी है, जो उसके लिए सही बनती है। एक्सेप्टेंस हर इंसान का जो है हक़ है, हम उसको एक्सेप्ट करें। इसको कहते हैं अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। ये सबका हक़ है। मैं ये ना देखूँ वो काला है, वो गोरा है, वो मोटा है, वो छोटा है, तो वो इज़्ज़त का जो है हामिल नहीं है, उसको हकदार नहीं है, ये नहीं। सब इज़्ज़त के, सब क्लाइंट मेरे लिए अहम हैं, ये फ़ील आपने करवाना है। पर उनको कह के नहीं कि तुम अहम हो मेरे लिए, अपने रवैयात से, अपने तासुरात से फ़ील करवाते हैं। फिर छोटी छोटी 3-4 टेक्निक्स बताती हूँ। जब आप उनसे डील करते हैं, उनसे हिस्ट्री ले रहे होते हैं, तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन 2 तरह का होता है, एक तो जज्बात का और एक होता है फिज़िकल वर्बेटम का, जो उसने कहा है उसका। जज्बात का कैसे होता है? जैसे मुझे दिख रहा है कि वो बयान कुछ करना चाह रहा है और उसके चेहरे पे उदासी आ गई, तो मैंने उसे रिफ़्लेक्ट किया, मुझे महसूस हो रहा है कि आप बहुत उदास हैं। जो हमें रिफ़्लेक्ट का मतलब है, जो हमें कि जैसे उन्होंने बहुत सारी बातें की, तो आपने उनको रीफ्रेस करके पूछा, क्या आप ये कहना चाह रही हैं, राइट? जैसे उसने बोला मुझे बेचैनी रहती है, मुझे ना कुछ कुछ होता है, जैसे कुछ तूफ़ान सा अंदर उठ रहा है, जलन सी होती है बॉडी में, तो आप उनसे पूछें क्या आप बेचैन महसूस करती हैं, ठीक है? क्या आपको ऐसा होता है कि हलचल सी महसूस हो रही है अंदर, ये रेस्टलेसनेस के सिम्टम्स है ना। तो ये रीफ्रेस करना, आप उन्होंने जो कहा है आपने उसको ही रीफ्रेस किया। बहुत सारी बातों को होता है ना अच्छे अल्फाजों में बयान कर देना, इसको हम रीफ्रेजिंग बोलते हैं। ये हम यूज़ करते हैं ताकि एप्रोप्रिएट सिम्टम्स को जो है हम पहचान सकें। एक और चीज़ होती है समराइजेशन। समराइजेशन क्या होती है? ये सब आपको रेपो बिल्डिंग में जो है ना मदद देती हैं। अगर आपकी क्लाइंट के साथ रेपो बिल्ड नहीं हुई, वो आपको कभी भी अपने सही सिम्टम्स नहीं बताएगा, क्योंकि उसे मोस्ट प्रोबेबली शायद कोई ज़बरदस्ती से लाया होगा, घर वाले या उसके दोस्त, कोई ना कोई उसे ज़बरदस्ती आपके पास लाया है। तो ये छोटी छोटी टेक्निक्स आपको रेपो बिल्ड करने में आसानी देती हैं। रेपो क्या होती है? रेपो पता है आप लोगों को? रेपो कोई बताएगा? रेपो किसको बोलते हैं? रेपो क्या होती है? मैं हूँ, मेरा क्लाइंट है, उसके दरमियान मैं उसे फ़ील कराऊँ कि वो ट्रस्ट कर सकता है मुझ पे और मुझे अपनी बातें बता सकता है।
हेल्दी रिलेशनशिप की मेंटेनेंस को रेपो बिल्डिंग बोलते हैं। जैसे शुरू में हम किसी दोस्त से मिलते हैं तो हम उससे बहुत सारी, किसी भी इंसान से पहली बार मिलते हैं जब दोस्त नहीं होता, तो हम अपनी चीज़ें बताने में थोड़ा सा एहतियात करते हैं कि ये फ़लाँ चीज़ नहीं बतानी है, घर के मामला जिसको नहीं बताना है। मैं गुस्सा करती हूँ, उसको नहीं बताना है, गुस्सा आ जाए तो मार भी देती हूँ, ये उसको नहीं बताना है। पर हम एक वक्त आता है जब हम उसको अपनी हर बात बताना शुरू कर देते हैं उसको, जब वो उस वक्त को हम रेपो बोलते हैं। ताल्लुक़ अच्छा हो गया है कि आप उसके साथ ओपन महसूस कर रहे हैं, ट्रस्टेड महसूस कर रहे हैं, इसको रेपो बोलते हैं। तो ये रेपो नहीं होगी तो आपको कुछ नहीं बताएगा, और कुछ नहीं बताएगा तो आप दवा भी नहीं दे सकते। तो रेपो बिल्डिंग के लिए ये टेक्निक्स हैं कि आप एक अच्छा जो है थेरेप्यूटिक या फिर जो है एक अच्छा जो है ट्रीटमेंट अलाइंस बना सकें, राइट, यानी माहौल ऐसा बना सकें कि वो अपनी बातों को आपसे जो है डिस्कस कर सकें। समराइजेशन में बताई थी, वो बहुत सारी बातें कर रहा है तो आपने उसका एक नतीजा अक्स करके बताया कि मुझे समझ आया। जैसे वो बोलता है अम्मी भी मुझे डांटती रहती हैं, अब्बू भी मुझे डांटते रहते हैं, और ना मेरी बात कोई समझता नहीं है, मुझे सब इस तरह से ट्रीट करते हैं। तो आपने उन बातों को समराइज़ करके बताया। मुझे आपकी बातों से समझ आया कि आपके वालिदा और वालिद के साथ जो ताल्लुकात हैं थोड़े मुनासिब नहीं हैं, राइट। तो ये आप समराइज़ भी करते हैं। समराइज़ के साथ साथ प्रोब करना, प्रोबिंग टेक्निक होती है एक। प्रोब का मतलब क्या होता है, जैसे वो कह रहा है कि मुझे जो है ना महसूस होता है जैसे दिल बंद हो रहा है, तो मैंने उस दिल बंद को डिफ़ाइन करने के लिए सवाल किया, अच्छा इस दिल बंद में क्या आपको ऐसा लगता है कि दिल बैठ रहा हो, या फिर दिल में सांस नहीं आ रहा आपको सही से, या फिर जो है हैवी ब्रीथिंग हो रही है, क्या महसूस करते हैं? तो ये जो मैंने उसकी बात पे सवाल पूछा, इसको हम प्रोबिंग बोलते हैं। ये सब आपके क्लाइंट की हिस्ट्री लेने में मदद देती हैं, ये सारी टेक्निक्स। आप हिस्ट्री जितनी बेटर लेते हैं उतने अच्छे से उसका इलाज कर सकते हैं। सऊद, डॉक्टर सऊद, कितना टाइम है मेरे पास? 10 मिनट, 5 मिनट, ओके। फिर दूसरी बात, एक और चीज़ होती है, जर्नल एथिक्स का ध्यान रखते हैं कि आपने उनके साथ एम्पैथेटिक रहना पड़ता है। एम्पैथी क्या होती है? सिंपैथी और एम्पैथी में फ़र्क है। सिंपैथी है तरस खाना, जैसे कोई तकलीफ़ में होगा, ओहो इसको बहुत पेन हो रहा होगा, और मैं बस उसमें जो है ना उसके पेन महसूस करके मेरे हाथ पाँव ठंडे हो रहे हैं, ये सिंपैथी है, बस उसकी प्रॉब्लम मैं हल कर देती हूँ। एम्पैथी होती है किसी के शूज़ में अपना पाँव घुसा के महसूस करना कि उसका दर्द कैसा होगा। जब आप एम्पैथेटिक फ़ील कर रहे होते हैं किसी के लिए, तो आप उसको जो है उसको मदद करते हैं कि वो अपने मसाइल ख़ुद हल कर सकें, और उसे आप एक्सेप्टेंस दे रहे होते हैं, इसको एम्पैथी बोलते हैं, ठीक है। अगर वो एक से बात कर रही हैं तो बाकी तो मुझे देख लो। अच्छा, एम्पैथी ज़रूरी है, आपने तरस नहीं खाना और रूड भी नहीं होना, उसको एक्सेप्टेंस देनी है, उसकी बातों को, उसके दर्द को समझना है, ताकि आप उसको सॉल्यूशन जनरेट करवा सकें कि आप ये कर सकते हैं। दवाइयों के साथ साथ आप थोड़ी बहुत बिहेवियरल एक्टिवेशन की टेक्निक्स यूज़ करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। जैसे उसे एक प्लान बना देना कि सुबह इस टाइम उठेंगे तो वॉक के बाद ये दवाई खा लें, खाना टाइम पे खाएं। ये छोटी मोटी चीज़ें तो डॉक्टर्स भी करते हैं ना, तो आप भी करेंगे तो इससे आपको आपकी ट्रीटमेंट में फ़ायदा होगा।